हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। पिछली वीडियो में हम यूपी पीसीएस सन 2022 का पेपर एनालाइज कर रहे थे, जो वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 75 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में भी डिटेल एनालाइज किया था, इस वीडियो में भी हम डिटेल में सब चीज़ें देखेंगे और साथ में जो थीम रिपीट होती गई हैं उन थीम के बारे में भी जानेंगे। और जो क्वेश्चंस हम डील कैसे करते हैं या जो क्वेश्चन हम एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसको भी मैंने डील करना सिखाया था कि हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे ट्रिक लगाकर हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट थीम है, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये इस थीम से लगभग हर जो ईयर जो है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हमने सन 2023 का जो पेपर एनालाइज़ किया था उसमें लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो हम सन 2022 का जो पेपर एनालाइज़ कर रहे हैं, हमने जो 75 क्वेश्चन देखे थे, जो पहले 75 क्वेश्चन थे उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन उसमें भी कम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो थीम है ये जो है बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप यहाँ पर हम इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये आए थे मिलेनियर डेवलपमेंट गोल के स्थान पर। ठीक है, ये मिलेनियर डेवलपमेंट गोल जो थे वो सन 2001 से सन 2015 तक चले थे। ठीक, उसके बाद आए थे इसकी जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो प्रारंभ करा गया सन 2015 से सन 2030 के लिए प्रारंभ करा गया। ठीक है, इसका लक्ष्य जो सन 2030 तक है प्राप्त करना है, इनको सारे गोल्स को सन 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये पेरिस सम्मेलन में लाए गए थे, और ये है कौन कौन से 17 के 17 हमें क्रम से याद करने हैं। जैसे पहला है नो पॉवर्टी, मतलब हमें गरीबी को कम करना है। सेकंड, जीरो हंगर, ये बिल्कुल क्रम से पूछ जाते हैं, ऐसे दे दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 कौन सा, तो इसलिए हमें क्रम से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, नंबर 5 है जेंडर इक्वेलिटी, नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और नंबर 9 है इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री इनोवेशन होते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो असमानता है उसको कम करना, और नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है लाइफ जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 जो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब इन गोल्स के लिए हम पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्रम से ऐसे ही पूछे जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, और ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बार बार याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हम नेक्स्ट 75 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख लिए। तो हमने जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें हमने 77 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आपने अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप भी जाकर देख सकते हैं, और हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने सन 2023 का पेपर का कंप्लीट एनालाइज दिया है उस पर, और सन 2022 का फर्स्ट पार्ट हम एनालाइज कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है इसका। तो हमने जो पिछली वीडियो है उसमें हमने 77 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था, जिसका जो लास्ट क्वेश्चन था ये था कि प्यूर्टो रिको में जो अयोध्या जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी उसकी विजेता कौन थी, तो कैरोलिना थी। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो 78 से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 78, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु सन 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो गुणवत्तापरक शिक्षक, मैंने बताया था अभी, क्वालिटी एजुकेशन ये है, शून्य भूख जीरो पॉवर्टी है, अंतरिक्ष अनुसंधान ये हमने कहीं नहीं देखा, और लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी ये 5 वाला दिया है, 4 वाला दिया है, और जो है जीरो हंगर दिया है। ठीक है, शून्य भूख, तो ये दिए हैं, और इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा C, आंतरिक अनुसंधान इसमें नहीं है। ठीक, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसको तो अच्छे से याद कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा महानदी। ठीक है, बाकी नदियों का आप ये भी देख सकते हैं, ये इनका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पर अपना मुहाना बनाती हैं, तो सारी की सारी नदी हमने नदियों के बारे में भी एक गंगा नदी तंत्र का और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का वीडियो बना रखा। बाकी की सभी नदियों का भी हम जल्द से जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टिस, नीम, केला या बबूल,
तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूकेलिप्टिस। अच्छा, यूकेलिप्टिस को जो है पर्यावरण का दुश्मन क्यों कहा जाता है, तो इसका ये माना जाता है कि यूकेलिप्टिस की जितनी ऊंचाई ऊपर की तरफ होती है पृथ्वी के तल से, इतना ही गहरी जो है उसकी जड़ें नीचे की ओर होती हैं। तो ये जो पानी का बहुत ज़्यादा जो पास पड़ोस का जो पानी है उसको सोख लेता है, तो इसलिए इसे पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूकेलिप्टिस। 81 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये लोकसभा है और लोकसभा का चुनाव वर्ष, मतलब कि किस समय लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो 11वीं का 1996 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और 7वीं का 1982 में कोई चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी और उसके बाद ही चुनाव हुए थे, उससे पहले 1980 में चुनाव हुए थे। ठीक है, तो 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद चुनाव हुए थे। ठीक है, तो 1982 में कोई चुनाव नहीं हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। और 99 में 13 हुए थे और जो 1989 में 9 चुनाव हुए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 82 निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उनका जो उसका नाम जो है तूती नाम रखा। तो अब्दुल रज्जाक ने, अमीर खुसरो ने, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने या शिहाबुद्दीन अल उमरी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ख्वाजा जियाउद्दीन ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, 73, 75 या 69 या 70। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 69। जो 73वां जो संविधान संशोधन है यह है पंचायती राज से संबंधित। 73वां जो संविधान संशोधन है वो है पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, इसके तहत जो है स्थानीय स्वशासन लाया गया था ग्राम में 73 के तहत, और नगर पालिका जो लाया गया था वो 74वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। ठीक है, 84 किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो इसको अच्छे से देख लीजिए, बांग्लादेश। आर्सेनिक प्रदूषित जो मिलता है जल मिलता है वो बांग्लादेश में मिलता है। ठीक, नेक्स्ट 85 निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, जाफना, जामनगर, जोहान्सबर्ग, हरिद्वार। तो जो 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। अच्छा, जामनगर से क्वेश्चन जो पूछा गया था सन 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो सन 2023 में क्या पूछा गया था कि मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो वो भी जामनगर में पाया जाता है। तो जामनगर से क्वेश्चन बनता रहता। तो यहाँ पर जो पूछ लिया गया औषधि केंद्र के रूप में पूछ लिया, और वहाँ पर पूछा गया मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उसका आंसर भी जामनगर था, वो जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट 86 इसमें 4 विकल्प दिए हैं, चारों में से हमें फाइंड करना है कि कौन से विकल्प ठीक है। तो पहला कि भारत में कृषि क्षेत्रों में छूटों जो सब्सिडी दी जाती है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। बिल्कुल अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आती है, जो उर्वरकों पर दी जाती है हमें प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देनी होती है, तो मतलब हमें प्रत्यक्ष तौर पर हमें कुछ नहीं मिलता, तो हमें अप्रत्यक्ष सब्सिडी होती है। ठीक है, हमें तो पता भी नहीं चलता कि कैसे दी गई है। सेकंड है, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आता है, ये भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं आता, ये भी अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है, मतलब अगर सब्सिडी दी जाती है तो अप्रत्यक्ष हो जाती है वो। और तीसरा, विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। बिल्कुल नहीं, अप्रत्यक्ष पर रोक नहीं लगाते हैं बल्कि प्रत्यक्ष पर रोक लगाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, तो बिल्कुल सही है, जो सब्सिडी जाती है वो अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसका जो 86 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस विकल्प में हम अगर हमसे कुछ नहीं आता तो हम कैसे सोच सकते हैं, तो एक तो ये जैसे इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए सब, परंतु ये जो टर्म जोड़ी जाती है ना बाद में कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाता है, मतलब कोई एक सेंटेंस दिया जनरल, उसमें जो किंतु, परंतु, बल्कि, क्योंकि ये लगा कर जो सेंटेंस जोड़ जाते हैं परंतु, तो ये सामान्यतः सेंटेंस को गलत करने के लिए जोड़े जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करिए, तो इस वजह से भी सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 87 ज्योतिबा फूले संबंधित थे श्रमिक संघ आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, सविनय वज्ञ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से। तो ये हम सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जाति विरोधी आंदोलन से। पिछले जो पेपर था उसमें क्या पूछा गया था, ज्योतिबा फूले जो है इन्हें कौन से समाज की स्थापना करती, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा ज्योतिबा फूले के बारे में आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, इनकी जो पुस्तक है वो गुलामगिरी है। ठीक है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है, तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लिए भी जाने जाते हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, नेक्स्ट 88 उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस 25 जनवरी, 26 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 24 जनवरी। बाकी ये दिवस कब कब मनाए जाते हैं, जैसे 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता जागरूकता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जो अभी शुरू करा गया हाल ही में,
तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और जो 24 जनवरी है इसको उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 88 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 89 जनजाति और राज्य, तो केरिया उड़ीसा की है, बिल्कुल ठीक है। कुकी उत्तर प्रदेश की नहीं है, कुकी जो है ये असम की, कुकी जनजाति जो है असम की जनजाति है। यान्दी ये भी गलत है, ये है आंध्र प्रदेश की, यान्दी जो है आंध्र प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक, और पालियान ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर मिलती है, तो तमिलनाडु में ही पाई जाती है, तो ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, 1 और 4। ठीक, बाकी और जनजातियाँ भी आप याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये विकल्प में पूछ ली गई हैं, सेम ऐसे ही कभी भी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जब ये मैप लगाया गया तो ये देख लीजिए कि जैसे कुछ जनजातियाँ जो है स्पेशल, जैसे जौनसारी है, बुक्सा है, भोटिया है, तो ये जो उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। इसके बाद संथाल, मुंडा ये सब झारखंड की जनजातियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा भूमिज ये उड़ीसा की जनजाति हो गई। ठीक, चैंचू ये तेलंगाना की हो गई, कोली महाराष्ट्र की हो गई, बारली या कोली या भील ये गुजरात की जनजातियाँ हो गई। इस तरीके से सहरिया, भील, गरसिया, तासी, मीणा ये सब राजस्थान की जनजातियाँ हो गई। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की थारू हो गई, जो नेपाल बॉर्डर से लगे होते हैं ज़िले हैं उनमें थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये थारू हो गई उत्तर प्रदेश की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लेप्चा कई बार पूछी गई है, लेप्चा। ठीक है, लेप्चा जो है सिक्किम की जनजाति है। इसके अलावा एक जनजाति बहुत पूछी जाती है, जारवा, ये अंडमान निकोबार पर पाई जाती है, जारवा, सेंटलीज और ये सोमपेन, ये कई बार पूछी गई है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है जारवा, सेंटलीज, ओंग भी याद कर रख सकते हैं, और सोमपेन। ठीक है, और यहाँ पर कभी कभी श्रीलंका की पूछ ली जाती है, अंतर्राष्ट्रीय जब हम पढ़ेंगे तो बेद्दा। ठीक, और ये टोडा और नायर, एक टोडा और एक नायर जनजाति है। तो टोडा है ये तमिलनाडु की। ठीक है, टोडा एवं नायर जो है ये जनजाति है, टोडा एवं नायर जो है ये केरल की जनजाति है, सॉरी केरल की। ठीक है, और ये इरूला भी केरल की जनजाति है। इरूला जनजाति किस लिए जानी जाती है? इरूला जो जनजाति जानी जाती है, ये टोडा नायर जनजाति एक्चुअल में पाई जाती है तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पर ही पाई जाती है। ठीक है, और इरूला जनजाति है सांप को पकड़ने के लिए जानी जाती है, ये भी याद रखना, इरूला जनजाति। ठीक है, तो ये केरल की जनजाति इरूला। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप जनजातियाँ देख सकते हैं। तो 89 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। 90 LVS। ठीक है, LVS ये एक स्कीम है और एक वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि वित्त अधिक से अधिक लोगों को जो है वित्त में शामिल करना, मतलब वित्तीय प्रक्रिया से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LVS क्या, तो LVS के बारे में पूछा गया, तो आपने अगर थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है लीड बैंकिंग स्कीम। ठीक है, LVS को बोलते हैं लीड बैंकिंग स्कीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीड बैंकिंग स्कीम, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रणी बैंकिंग योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 91, ये कूट वाला था। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो कूट में कोई भी ट्रिक बताने से पहले या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने कुछ ट्रिक बताई हैं जो पिछले 3 वीडियो में बताई थी। एक तो मैंने कूट वाली ट्रिक बताई है। ठीक है, कूट वाले में क्या बताया था, ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं हम, बी का सेकंड नहीं लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते हैं और डी का फोर्थ नहीं लेते हैं। ठीक है, एक तो मैंने कूट वाली बताई थी, ये हम ऑप्शन नहीं लेते हैं। इसके आधार पर मैंने बताया था कि अगर आप 10 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो उसमें 7 की गारंटी है, आप बिल्कुल ठीक जाएंगे। ठीक है, आप खुद अप्लाई करके देख लीजिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए, आप प्रीवियस ईयर उठाइए और उस पर अप्लाई करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताई थी 2 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 2 लाइनें, 2 जो जनरल सेंटेंस दे रखे होते हैं, अगर दोनों जनरल हैं तब तो दोनों ठीक मान कर चलते हैं हम। और किसी में भी अगर दोनों फैक्ट वाले हैं तो जिसमें मल्टी फैक्ट होगा वो ठीक होगा, और अगर दोनों में ही मतलब कोई फैक्ट नहीं है, जनरल है, तो दोनों ही ठीक होंगे। फिर मैंने बताया था एक असर्शन और रीजन वाला। असर्शन और रीजन वाले में समानता जो यूपी PCS देता है वो दोनों कथन सही देता है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर उसमें जब कोई एक्सट्रीम सेंटेंस या एक्सट्रीम वर्ड दे देता है तो वो जो है उसमें एक न एक कथन गलत हो जाता है, या तो रीजन गलत हो जाएगा या असर्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो सेम टोन पर जो विकल्प होते हैं उनमें भी क्या बोलते हैं आंसर छुपा होता है। तो मैंने इस तरीके कई सारे जो ट्रिक बताई थी जिससे आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, तो यहाँ भी हम सबसे पहले हम नॉलेज के बेस पर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसकी ट्रिक भी देखेंगे, ट्रिक्स हम कैसे सॉल्व कर सकते थे अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो। सबसे पहले रागमाला हमें पता होता है, तो ये पुंडरीक विट्ठल की। ठीक है, रस कौमुदी जो है वो श्रीकंठ ने लिखी थी, और जो रग विबोध जो है इसके रचनाकार जो थे वे सोमनाथ थे, और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो वेंकट रमण की थी। ठीक है, इसके आधार पर जिसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं पता होता
तब हम क्या कर सकते थे, इसमें हम कुछ नहीं पता, जैसे मैंने जो पहली ट्रिक बताई थी, ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, डी का फोर्थ नहीं लेंगे। तो ठीक है, तो सी का थर्ड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, और इसके हिसाब से हमारे दो ऑप्शन जो है सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो आ जाएंगे, यहाँ पर जो है 2 एलिमिनेट हो गए, और ये सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, हम सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, थर्ड का थर्ड नहीं लेंगे, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिक्योर तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल सिक्योर तरीके से आप इसे अप्लाई करके देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और दोबारा देख लीजिए कि मैं ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, हम इस बार इस तरह के कोड वाले जो क्वेश्चन दिए होते हैं, तो ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, डी का फोर्थ नहीं लेंगे, मतलब सामान्य कंडीशन यही है, 10 में से 7 पे ही अप्लाई होता है, बाकी 3 पे अप्लाई नहीं भी होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वही वाले पे अप्लाई नहीं होगा जो तुमसे नहीं आता हो, तो सामान्यतः यह है कि कहीं भी मतलब अप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपके चांस है बहुत ज़्यादा कि सबके सब क्वेश्चन आपके राइट चले जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोबारा कि बी का सेकंड नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे और सी का थर्ड नहीं लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 92, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, हेक्सेन, ब्यूटेन, मीथेन या बेंजीन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, मीथेन। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो है मीथेन। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। ठीक है, मीथेन, मीथेन कहाँ से निकलती है, दलदली क्षेत्रों से। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है मीथेन। नेक्स्ट 93, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, प्रकीर्ण सौर विकिरण द्वारा, लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा, परिवर्तित सौर विकिरण द्वारा। तो हमारा जो पृथ्वी का जो वायुमंडल गर्म होता है वो होता है पार्थिव विकिरण द्वारा। ठीक है, पार्थिव विकिरण, बट इसमें पार्थिव विकिरण तो आंसर है नहीं। तो ये पार्थिव विकिरण जो है, ये जो हमारा जो सूर्य जो होता है, सूर्य से जो है पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं, विकिरण आता है, वो आता है शॉर्ट वेव के रूप में। ठीक है, शॉर्ट वेव के रूप में, और जब पृथ्वी से निकलता है, जब शॉर्ट वेव पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी से निकलता है, वो निकलता है लॉन्ग वेव के रूप में। ठीक है, लॉन्ग वेव के रूप में निकलता। तो जो पृथ्वी जो गर्म होता है, जो हमारा वायुमंडल गर्म होता है, वो पार्थिव विकिरण से होता है, जो लॉन्ग वेव के रूप में निकलता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के रूप में, लॉन्ग वेव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में लॉन्ग वेव, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, जो सूर्य से विकिरण आते हैं, वो शॉर्ट वेव के रूप में आते हैं। जो पृथ्वी पर आने के बाद जो पृथ्वी जो छोड़ती है, उसे ग्रहण करने के बाद जो पृथ्वी छोड़ती है, जिन्हें पार्थिव विकिरण बोलते हैं, वो लॉन्ग वेव के रूप में होते हैं, वही हमारे जो वायुमंडल को गर्म करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 94, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो मैंने बताया था कि इसमें जो है जो मल्टी फैक्ट जो होता है, जैसे इस तरीके का ऑप्शन है, जो 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो अगर ये दोनों सेंटेंस जनरल हैं तो दोनों राइट मानकर चलेंगे हम। UPPCS का समान तो दोनों ठीक देता। अगर दोनों ही में फैक्ट है और दोनों में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो जो मल्टी फैक्ट वाला होता है, जो मल्टी फैक्ट होगा वो राइट होगा, जो सिंगल फैक्ट होगा वो जो है रॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप अप्लाई करके देख लीजिए इसे। तो PM नरेंद्र मोदी ने 5वें, ये फैक्ट हो गया, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। मतलब कोई भी जो चेंज कर सकता था, बट यहाँ पे मल्टी फैक्ट है, तो ये हम सही मानेंगे। ठीक है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, तो यहाँ पे ये गलत दिया था। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल फैक्ट था, तो इसका जो था ऑप्शन नंबर बी राइट था। 94 का ऑप्शन नंबर बी जो था राइट था। ठीक, नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। तो ये था हरियाली परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये करंट में मिल जाता, करंट में आप कहीं भी पढ़ सकते थे। ठीक, नेक्स्ट 96, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक दूसरा कारण था। असर्शन और रीजन का सवाल है। ठीक है, अभिकथन और कारण का। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही है, तो शीत ऋतु में होती है। और इसका कारण क्या है कि गर्मियों में ये क्षेत्र जो शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है कि कथन भी ठीक है और उसका रीजन भी ठीक है। अच्छा, जब जनरल सेंटेंस होते हैं, मैंने बताया, बार बार बोल रहा हूँ, जब जनरल सेंटेंस होते हैं और जो एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे होते हैं, पूरी तरीके से रिलेट कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो उसकी व्याख्या भी करता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, तो आप यहाँ पर रिलेट करते समय ये लगा कर पढ़ लीजिए कि रिलेट कराने का, क्योंकि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है ए और आर दोनों ठीक हैं, और आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य जो PCS देता है वो दोनों सही ही देता है, अगर उसमें कोई फैक्ट न दिया हो। मैं दिखाऊंगा अगला असर्शन रीजनिंग में जो किस तरीके से एक्सट्रीम्स वर्ड किस तरीके से देता है और फैक्ट किस तरीके से देता है और कौन से गलत होते हैं, मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो आपको पता ही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन, ये फिक्स है।
बैसाखी 13 अप्रैल को मनाई जाती है। तो वहाँ पर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। और शंकर नारायण ने क्या कहा था, इन्होंने बाईसराय की कार्यकारिणी में थे ये, तो बाईसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बहुत आया था कि महात्मा गांधी ने जो है अपनी केसर हिंद की उपाधि कब त्यागी, तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नहीं त्यागी थी, उन्होंने त्यागी थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो याद रखना, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उन्होंने अपनी जो केसर हिंद की उपाधि थी वो त्यागी थी, ठीक है। नेक्स्ट 98, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो चोआओ, लोहत्से, अनामलाई और सिरुमलाई। देखो एक तो इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपल था नॉलेज के बेस पे, जैसा आप अगर कहो तो लोहत्से, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं त्यो से, ये सब लद्दाख वाले क्षेत्र में होते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा, ये तो हम लेके चलेंगे। और दूसरा ये तक आपको पता है कि अनामलाई जो है, अनामलाई दक्षिण भारत में है, ठीक है, नीलगिरी पे दक्षिण भारत में, दक्षिणी भाग में है, ठीक है, दक्षिणी भाग में। तो अगर ऑप्शन नंबर 3 का हमें पता है अनामलाई दक्षिण भारत में, तो ये पूछ रहा कि निम्नलिखित पर्वत है हिमालय पर्वत, हिमालय उत्तर भारत में और ये दक्षिण भारत में। तो अगर हमें 3 वाला एक केवल एक पता, तो 3 इससे एलिमिनेट हो जाएगा, 3 से एलिमिनेट हो जाएगा, 3 से एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर दूसरा कुछ भी नहीं पता तो ये मलाई, माली, ये सिरुमलाई, अनामलाई, ये इस तरह के वर्ड जो होते हैं ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र के होते हैं। अगर हमें ना भी पता है कि कहाँ पर है, ठीक है, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र के होते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश वाले में कौन से होते हैं, बेलीकोंडा, पापीकोंडा और जो है इस तरीके को होते हैं। तो इस तरीके से मलाई वाले वर्ड जो होते हैं, सिरुमलाई, अनामलाई, ठीक है, तो ये वर्ड जो होते हैं दक्षिण भारत में और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों के होते हैं। तो यहाँ से भी ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो 3 जो है अनामलाई ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 99, संविधान की मूल संरचना, इसे मूल ढांचे का सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछा ही जाता, तो यह आया था केशवानंद भारती में 1973 में, ठीक है। इसको जितने अच्छी बार याद करा जाए कर लीजिए, ठीक है, जितनी बार याद करा जाए। तो संविधान की मूल संरचना के बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो बाद में प्रतिपादित किया था वो कह रहा था 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, जो मूल संरचना का सिद्धांत आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट 100, असेसन और रीजन का है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। तो सब जानते हैं कि तांबे में जो नंबर 1 पर आता है वो चिली आता है, ठीक है, विश्व में। और ये चिली जो तांबा पाया जाता है वो उत्तरी चिली में पाया जाता है, ठीक है। ये चिली का जो है मैप है, यहाँ पर हम देख सकते हैं चिली, ये जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है चिली। तो ये चिली का मैप है, यहाँ पर जो उत्तरी भाग में यहाँ पर तांबा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, रिलेट करके देख लीजिए, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है क्योंकि उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ठीक है। तो क्योंकि लगाकर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल रिलेट हो रहा। तो इसका भी आंसर वही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप अगर नोटिस करेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन इस तरीके के दे रहा है असेसन और रीजन के। तो पीसीएस जो 10 में से 7 क्वेश्चन जो ए और आर दोनों सही दे रहा है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये कोई तुक्का नहीं है, ये बिल्कुल जो है लॉजिकल ट्रिक है, ठीक है, मतलब लॉजिकल तरीके से अप्लाई करी गई तरीके है, ठीक। नेक्स्ट 101 कि ये जो है हमें जो कूट का मिलान करना था। तो सबसे पहले हम अगर नॉलेज के बेस पर जाएँ तो अगर हमें छोटा सा ही पता है तो तलार जो होते हैं ये होते हैं रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी, और पट्टकोल जो होते हैं ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता है। सहस्राधिपति जो होता है वो होता है चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, और बलादीप जो होता है चुंगी का संरक्षक होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ए का 3rd और बी का 4, तो इसके हिसाब से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अच्छा, हम अगर अपनी ट्रिक के बेस पर चलें, हमें कुछ नहीं पता है, अगर हम 101 का ऑप्शन नंबर बी जो राइट हो गया, और अगर हमें कुछ नहीं पता हम ट्रिक के बेस पर चलते हैं, केवल अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें सेम वाले विकल्प से तो कुछ मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे 2 का 2 नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और कोई एलिमिनेट हो रहा है तो यहाँ पर आप केवल एक विकल्प एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, ओनली एक विकल्प एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी आपका 3 में रिस्क था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप एक विकल्प जो है बिल्कुल सेफ तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 102, ठीक है। यहाँ पर भी हमें जो है कूट को सॉल्व करना था। तो सबसे पहले संस्कृति, अगर हम नॉलेज के बेस पर जाएँ तो नॉलेज हमेशा प्रायर है, अगर नॉलेज से है तो सबसे पहले नॉलेज से सॉल्व करिए। जैसे संस्कृति इंदौर के लिए जाना जाता है, शासन के लिए बड़ौदा जाना जाता है, सामाजिक पहलू के लिए तिरुपति, और नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल, ठीक है, नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल। तो ए का 2, ए का 2nd, बी का 1st, ए का 2nd, बी का 1st, सी का 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। अच्छा, हमें कुछ नहीं पता, तो अगर हम नॉलेज के केवल हम ट्रिक के बेस पर जाना चाहते हैं तो 3rd नहीं लेंगे, 3rd का 3rd नहीं लेंगे, 2nd का 2nd नहीं लेंगे, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, ठीक है। आप ट्रिक से जाइए, नॉलेज से जाइए, दोनों तरीके से हो जाएगा। अगर ट्रिक की है तभी अप्लाई करनी है जब आपको नॉलेज की नहीं है, मतलब मैं सारे पूरे क्वेश्चन खोने से तो अच्छा है कि हम नॉलेज के बेस पर उससे फुल नंबर प्राप्त कर लें।
तो ठीक है, तो 102 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा देख लीजिए, हम 2 का 2 नहीं लेंगे, 3 का 3 नहीं लेंगे, 2 का 2 नहीं लेंगे, ए बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 103 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो हमें पता ही है कि जो है हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में 1987 में बना था, सॉरी 1987 में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान 1987 में लखीमपुर खीरी। इसके अलावा जो पिछले जो एग्जाम था जो संदर्भ 23 का जो हमने एनालाइज करा था उसमें जो पूछा गया था वन्यजीव बिहार पूछा गया था, जिसमें कतरनिया घाट के बारे में पूछा गया था। कतरनिया घाट 1975 में स्थापित हुआ, 1975 में और बहराइच में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वन्यजीव बिहार कितने हैं, कौन से ज़िले में हैं, पक्षी विहार कितने हैं, कौन से ज़िले में, टाइगर रिजर्व 4 हैं, कौन कौन से ज़िले में है। इसके अलावा रामसर साइट्स के बारे में पूछा था, 10 रामसर साइट हैं और ये कौन कौन से ज़िले में है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 104 संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है। तो CNG, चाहे CNG हो या प्राकृतिक गैस हो, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो मीथेन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। जो कजाकिस्तान में है वो है काजिलकुम। ठीक है, और काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई अन्य डेजर्ट देखने, अन्य मरुस्थल देखने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अन्य डेजर्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका मैप, ये सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में। ठीक है, बाकी ग्रेट सैंडी जो ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, सिम्पसन हो गया, तनामी हो गया, इसके अलावा अरेबियन हो गया, ये थार भारत में हो गया। ठीक है, तकला मकान हो गया, गोबी हो गया, चीन और मंगोलिया की सीमा पे, काराकुम हो गया, जो सहारा मरुस्थल हो गया, ये वाला सहारा मरुस्थल हो गया, अरेबियन मरुस्थल हो गया, सीरियन हो गया, आर्कटिक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे पेंटागोनिया का पठार, ये पेंटागोनिया मरुस्थल भी है, नामीबिया का मरुस्थल हो गया, कालाहारी हो गया। ठीक है, तो ये मरुस्थल देख सकते हैं। अटाकामा हो गया, चिली में जो अटाकामा पाया जाता है चिली में। ठीक है, मोजेबे मरुस्थल हो गया, बहुत पूछा जाता है, ग्रेट बेसिन हो गया, कोलोराडो हो गया। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पे मरुस्थल देख सकते हैं। इस तरीके से आप सारे मरुस्थल याद कर सकते हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था मरुस्थल का वो था तुर्कमेनिस्तान। अब नेक्स्ट देखते हैं 106। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित बीजों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो रणथंबोर, वारंगल, गुजरात, चित्तौड़। अगर इसकी कहानी आपने सुनी हो तो सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो जीता था वो जीता था गुजरात को। गुजरात के बाद वो गया था रणथंबोर, और रणथंबोर के बाद उसने जीता था चित्तौड़ को, एंड में जीता था वारंगल को। तो ठीक है, तो आप दोबारा देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले गुजरात को जीता था, फिर रणथंबोर को जीता था, फिर चित्तौड़ को जीता था, फिर वारंगल को जीता था। तो ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहले 2, 1, 4 और 2, 1, 3, सॉरी इसका 2 हो जाएगा। सबसे पहले जो है 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा, फिर 1 वाला हो जाएगा, फिर 4 वाला हो जाएगा, फिर 3 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक, 106 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 107। अच्छा, ये क्रांति के बारे में पूछा था कि कौन सी क्रांति किसके लिए है। तो सबसे पहले गोल्डन क्रांति हमें सबको पता होता है शहद के लिए है। ग्रे क्रांति जो है ये पेट्रोलियम उसके लिए, उर्वरक के लिए। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन के लिए, काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए। ठीक, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 2, 4 और 1, 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 107 का ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैं अगर हमें इसे भी ट्रिक के बेस पर करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो हम करेंगे यहाँ पर कि अगर हमें ऑप्शन के बेस पे करना हो तो पूरा 2 का 2 काट देंगे। ठीक है, और सेकंड का सेकंड इस तरीके से कर देंगे, और ये हो गया। और बाकी हम जो है ए और सी में हम जो आ जाएंगे 50-50 में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप 50-50 में आएंगे, आप 100% निकाल सकते हैं। तो 50-50 मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मतलब कुछ अगर 10 पे दिए हैं तो 10 में से 7 में आप ये इसमें सिक्योर तरीके से पहुँच सकते हैं, जिसमें से 5 तो बिल्कुल सिक्योर निकाल लेंगे, 2 हो सकता है 50-50 में लेकर जाए। तो इस तरीके से इसका रूल चलता। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर जो है अगर विकल्प को चुनना ही होता तो हम कैसे चुनते हैं, तो सबसे पहले हम सेम वाला देखते हैं, सेम फॉर्मेट या सेम जो ऑप्शन से शुरू हो रहा है। जैसे सेम ऑप्शन से 2 ऑप्शन से 2 विकल्प शुरू हो रहे हैं, तो आप सेफली ये हटा सकते हैं, बी हटा सकते हैं और डी हटा सकते हैं। ठीक है, बी और डी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 से 2 शुरू हो रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर हमें उसके बाद भी अगर हमें फाइंड करना तो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, जैसे इन दोनों में से कौन सा चुनना, अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो बाकी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। अगर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा तो हम कैसे चुन सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 सेम फॉर्मेट पे हैं,
हमने इन दो में से एक लेना, तो यहाँ पर जो चांस बन जाएंगे सी वाले के ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एक से मैच कर रहा है, 3 से मैच कर रहा है, क्योंकि दो विकल्प सेम से फॉर्मेट में तो रहे थे, तो इसका मतलब ये डी का 3 हम मानकर चलेंगे कि हाँ सही होगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ये विकल्प ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आप सीखते रहिए, सीख जाएंगे, ठीक है। 108 संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट सन 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर था। तो उस समय जो है सन 2022 का क्वेश्चन था ये, तो सन 2022 में ये था मुरादाबाद, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। तो मार्क वैन डे का है, ठीक है, मार्क वैन डे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अच्छा, मैंने जो बताया था कि दो विकल्प वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर जनरल सेंटेंस है और जो जिसमें कोई डीप फैक्ट नहीं पूछा गया है, कोई जो है डेट नहीं दी है, कोई सिंगल डेटा नहीं दिया है, तो वहाँ पर जनरल सेंटेंस जो होता है बिल्कुल ठीक होता है और जो सामान्य समस्या ठीक भी लग रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की हो तो हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित है, औद्योगिक है, कई बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग भी हो रही है कि मतलब जो हम उनके चक्कर में पिछड़ रहे हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो हरित क्रांति जो है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उपयोगी जो रही थी पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में रही थी, तो इस वजह से ये वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित हो गए थे, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अडवा बांध ये है, अहरोरा भी है, बघेलखंड भी है, बदुआ नहीं है। बदुआ बांध जो है ये बिहार में है, बदुआ बांध जो है ये बिहार का बांध है, ठीक है, बदुआ बांध बिहार में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देवता पहचान, ये आप कहीं नहीं पढ़ते, ये तो कॉमन सेंस है और हम बचपन से सुनते आए। जैसे शिव का जो पहचान है वो त्रिशूल से होती है, विष्णु की पहचान जो चक्र से होती है, गणेश की पहचान रस्सी या फंदा से होती है, सरस्वती बीड़ा से होती है, ठीक है। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर हमें इसको भी ट्रिक के बेस पर करना हो, 112 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हमें इसे भी ट्रिक के बेस पर करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का 2 नहीं लेंगे, 2 का 2 नहीं लेंगे और बाकी हम इन दो में आकर फंस जाएंगे, तो आप जो है यहाँ पे जो है 50-50 में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस या थोड़ा सा भी एक भी सिंगल अगर हमें यहाँ पर पता होता है कि एक भी सिंगल ऑप्शन में पता होता है शिव का त्रिशूल, तो हमारा तुरंत जो है क्लिक हो जाता है, 1 का 2 लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, थर्ड का थर्ड नहीं लेंगे, तो 2 एलिमिनेट बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट था। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन और रीजन का। देखो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि असर्शन रीजन में कि गलत कैसे होता है सवाल, मतलब एक्सट्रीम सेंटेंस क्या होता है, एक्सट्रीम वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा एक्सट्रीम वर्ड है जिसे देखकर हम काट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले असर्शन क्या, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, बिल्कुल ठीक है, नमक का घोल जो समरस होता है मतलब जो है एक समान रूप से फैला होता है। और दूसरा पूरे हिस्से में, तो ये जो है पूरे हिस्से में, ये जो है एक्सट्रीम वर्ड है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल जो है समरस होता है। तो ये पूरे हिस्से में, जरूरी नहीं है पूरे हिस्से में हो सकता है, अगर हम मापक तरीके से मापें, अगर हम एक मानक तय करके मापें तो हो सकता है किसी हिस्से में कम हो, किसी हिस्से में ज़्यादा हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि पूरे हिस्से में ऐसे कैसे समान हो सकता है। तो इसका जो है आर जो है इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड की वजह से, पूरे हिस्से की वजह से गलत होगा, ठीक है। तो ये पूरे हिस्से में, संपूर्ण, ऑल, ये सारे वर्ड जो होते हैं गलत होते हैं, तो ये पूरे हिस्से में यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इसका असर्शन ठीक हो जाएगा, रीजन गलत हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, 113 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 114, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पर सिंगल फैक्ट है, छठा नहीं है, ये है 7वां, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। वैसे ये भी सिंगल फैक्ट है, लेकिन जब सभी सिंगल फैक्ट तो सब तो हम काट नहीं सकते, तो उसमें अपना कुछ तो ऑप्शन लेने पड़ेंगे। तो ये नॉलेज की बेस पर भी हम देख सकते हैं 2.4%, बिल्कुल ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है, बिल्कुल ठीक है। जो बीच में बीच से गुजरती है, गुजरात से होते हुए 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है, हमें पता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पूरी तरह से, देखो पूरी तरह से, फिर ये एक्सट्रीम वर्ड आ गया, तो ये ना यहाँ पर आप बिना सोचे समझे से काट सकते हैं ऑप्शन को। पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शीत कटिबंध भी है, वहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल जलवायु पाई जाती है, हमारे पे मल्टीपल क्लाइमेट पाया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, 4 गलत, फर्स्ट गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड का कितना बड़ा रोल है। तो यहाँ पर हमारा जो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे, हमारा जो हो जाएगा सेकेंड और थर्ड राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पूरी तरह से जो है एक्सट्रीम वर्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 115, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा संवर्धन करना, बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे मैंने 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक बात याद रखना, मौलिक कर्तव्य के बारे में आप 2 चीज़ें याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। तो इन्हें कब जोड़ा गया था, इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में,
ठीक है। और किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश हुई थी उसके आधार पर जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और उसमें भी कितनों को जोड़ा गया था? पहले 10 को जोड़ा गया था। और 11वें को कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 11वें संविधान संशोधन को जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत और संविधान 2 में, ठीक है। याद रखना, ये 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन संविधान 2 में, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पर हम मूल कर्तव्यों की बात करते हैं। 11 के 11 हमें याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए पूरी तरीके से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा संवर्धन करना, तो आप ये देख सकते हैं 7 नंबर का है। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, बिल्कुल ठीक है। तो ये राष्ट्रीय गान का सम्मान करना जो है हमारा हो जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों ने संजोए रखना और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का स्थानों का रक्षा करना, ये जो आता है वो आ जाता है DPSP में, नीति निर्देशक तत्वों में, आर्टिकल नंबर 49, ठीक है। आर्टिकल नंबर 49 में आता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C राइट हो जाएगा, ठीक है। ये DPSP है। नेक्स्ट, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार थी, बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो जनरल सेंटेंस होते हैं, मैंने बताया कि जो जनरल सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई एक्सट्रीम या बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिया होता, तो वो सामान्य सेंटेंस होते हैं, हम दोनों राइट मानकर चलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन था 2022 के पेपर का, तो ये ऑप्शन नंबर A इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है? कोचिन, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो 117 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, कोचिन, कोचिन केरल। अच्छा, कोई नई टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी नई चीज़ आती है तो वो हमेशा केरल से निकलती है, 99% केस में केरल से आती है, तो कोचिन केरल का ही है, ठीक है। 118, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से थे? तो इसमें जो 2022 के करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें थे गुजरात, केरल और पंजाब, ठीक है। 119, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद का ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं करा? मतलब कौन जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं, और कौन सा इनमें है जो उपराष्ट्रपति तो रहा है लेकिन जो राष्ट्रपति तो रहा लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर A है, नीलम संजीवन रेड्डी। अच्छा, नीलम संजीवा रेड्डी। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है, ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कितने ऐसे व्यक्ति हैं या कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के पद पर रह चुके हैं? तो ये 3 व्यक्तियों को नाम याद रख सकते हैं आप। R वेंकटरमण, ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा और जाकिर हुसैन। याद रखना, ये कभी भी पूछा जाता है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो R वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A फिलहाल 119 का ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक। 120, निम्नलिखित में युग में से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है कि मतलब कौन से ताम्रपत्र अभिलेख, किसका अभिलेख कौन सा है, ठीक है। तो ईश्वर बर्मन, तो ये जो है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख ही है। ईशान वर्मा का जो है बर्मन जो है हरहा पाषाण अभिलेख है। और जीवित गुप्ता सेकंड का जो है देव वर्णाक अभिलेख ही है। अच्छा, सर्वबर्मन का जो है गया ताम्रपत्र जो है सर्वबर्मन का नाम है, ये समुद्रगुप्त का माना जाता है। और आपने कहीं भी पढ़ा हो तो गया ताम्रपत्र जो है ये जो माना जाता है समुद्रगुप्त का माना जाता है, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का माना जाता है, जिसका प्रयाग प्रशस्ति भी है, ठीक है, ठीक है, समुद्रगुप्त। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कुछ दिवस दिए हैं और कुछ जो है घटनाएं, कौन से दिवस से कौन सी घटना संबंधित है? तो इसका अगर हम नॉलेज के बेस पर जाते हैं तो सबसे पहले 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस, ठीक है। और 22 मई को जो मनाया जाता है सब जानते हैं हम, जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व विरासत दिवस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A का 3rd और ठीक है 121 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। जो थोड़ा सा गलत हो गया, अप्रैल जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है वो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। 5 दिसंबर को जो मनाया जाता है विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को, ठीक है। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। तो 18 अप्रैल को याद रखना विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक। हमने एक वीडियो भी बना रखी है दिवस के बारे में, तो जो ऑल दिवस जो मंथ वाइज हमने दिवस की एक वीडियो बना रखी है, तो उसमें सभी मंथ के जितने भी दिवस हैं, इंपॉर्टेंट दिवस हैं, सबको कंक्लूड करके एक जगह दे दिया गया वीडियो में। आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसे हम ट्रिक के बेस पर करना हो, हमें कुछ नहीं पता, अगर हमें ट्रिक के बेस पर करना तो कितनी आसानी से निकल सकता है। देखो कोई कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम भाई A का सेकंड, B का फर्स्ट और थर्ड का नहीं लेंगे, तो A का सेकंड नहीं लेंगे, B का सेकंड नहीं लेंगे, B का सेकंड नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हम आ जाएंगे इन दोनों में जो है हम 50-50 में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 50-50 में, ठीक। और
ये दो सामान्यतः ये दो बिल्कुल सेफली जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 121 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मतलब आप या तो 50-50 में आ जाएंगे या 100% सिक्योर तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर असेसन और रीजन का सवाल है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता में निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता कर्तव्य के विषय, बिल्कुल जनरल सेंटेंस है, राइट होगा। रणनीतिक रूप से ये लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप ये मुद्दे को गति मिली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है लक्ष्य भेदन का अभाव था तभी तो ये गरीबी जो इस तरीके का सब क्रियाएं घटी हुई। तो 20वीं शताब्दी में निर्धनता में निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता का कर्तव्य एवं कर्तव्य के विषय बने। क्यों बने? क्योंकि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था। अगर वो ऐसा नहीं होता तो क्यों बनते, फिर सभी समान रूप से सभी आगे बढ़ते। तो फिलहाल यहाँ पर ये ए और आर दोनों ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों जनरल सेंटेंस है और इसलिए दोनों ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट 123 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट संदर्भ 21 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? संदर्भ 21 की जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें जो आपने पढ़ा होगा, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 124 सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? पीड़ाहारी, प्रतिरोधी, प्रतिजीवाणुक या ज्वारनाशी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रतिजीवाणुक। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं जैसे एंटी ये 3 जो है बिल्कुल सेम राइमिंग वाले सिस्टम है, तो एंटी से रिलेटेड है। तो फिलहाल यहाँ पर हम ये नहीं ले सकते। ठीक है, तो बाकी सबसे बड़ा विकल्प चुनने का भी एक रूल होता है, तो आप सबसे बड़ा विकल्प भी चुन सकते हैं, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। 125 तो ये समाचार पत्रिका और प्रकाशन है, तो जैसे स्वदेश जो होती है गोरखपुर में थी, अगर आपको एक भी पता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बी का जो हाथरस हो जाएगी भारत बंधु, सत्यवादी जो हो जाएगी आगरा हो जाएगी, शक्ति अल्मोड़ा हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप इसका जो है ट्रिक के बेस पर जाना चाहें तो ट्रिक के बेस पर 2 का 2 नहीं लेंगे, 2 का 2 नहीं लेंगे, और बाकी जो है ये 2 विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप 50-50 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप 50-50 बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 126 शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। तो मैंने बताया था शिक्षा का अधिकार कब किया गया था? 86 संविधान संशोधन संदर्भ 2 में। इसमें 2 चीज़ें शामिल करेंगे, मौलिक कर्तव्यों में 11वां जोड़ा गया था और शिक्षा का अधिकार 21 का आर्टिकल फंडामेंटल राइट में 21 का ए जोड़ा था, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 127 दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल ठीक है, 3 देशों में विभाजित है। और इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है, बिल्कुल नहीं, इनकी निक्षेप जो मूंगा चट्टानों से हुई है। ठीक है, मूंगा चट्टानों से, ठीक है, मूंगा चट्टानों से हुई है। तो इसका जो है सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 128 मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी उद्देश्य से बढ़ाता है, उद्देश्य मतलब किसी भी चीज़ का उद्देश्य जो हमेशा राइट ही देता है, गवर्नमेंट उद्देश्य जो हमेशा राइट देती है। तो जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम अगर आपको पता 2014 में, तो ये तो राइट था ही, और बाकी जो उद्देश्य जो, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो उद्देश्य हमेशा राइट ही देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 128 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उद्देश्य कभी भी जो है ऑप्शन में गलत नहीं होता, ये याद रखना, उद्देश्य हमेशा राइट होगा, तो 128 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित है? तो मालवा, मेवाड़, मारवाड़, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मारवाड़। ठीक है, ये तीनों नाम राजस्थान के हैं, तो इसमें से ऑप्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा थी। बुंदेलखंड तो हम यहाँ से हटा सकते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर फिलहाल जो था डी था, मारवाड़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एस्पार्टेम हम जानते हैं कृत्रिम मधुलक है, और संश्लेषित मधुरक है, और न्योप्रिन जो है विशिष्ट रबड़ भी है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, और ये रेयन जो है ये स्टार्च नहीं है, फाइबर है। ठीक है, स्टार्च ना होगा, ये फाइबर है। ठीक है, तो याद रखना रेयन जो है फाइबर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब आश्वासन और रीजन का है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल जनरल सेंटेंस है, राइट है। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन ए और आर, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर बेसिक सी चीज़ जाननी है तो ये जो चीज़ें होती हैं तालाब में होती है, तालाब है, तो तालाब का जो सबसे पहला क्षेत्र जो होता है, जो यहाँ पर जो किनारे वाला क्षेत्र हो जाता है, ये कहलाता है लिटोरल। ठीक है, लिटोरल। इसके बाद जब बाहर बीच का क्षेत्र जो कहलाता है, ये कहलाता है लिम्नेटिक, जो यहाँ पर पूछा है लिम्नेटिक के बारे में। इसका जो नीचे का क्षेत्र कहलाता है, जो कहलाता है प्रोफेंडल, जो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत ही सीमित मात्रा पहुँचा, और जो सबसे गहरा भाग जो कहलाता है, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, तो यहाँ पे जो कहलाता है, ये कहलाता है बेंथिक क्षेत्र। ठीक है, तो प्रोफेंडल के बाद बेंथिक क्षेत्र। तो जो लिम्नेटिक और जो लिटोरल, ये दोनों क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ पे पादप प्लवकता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, तो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिम्नेटिक के बारे में पूछा था। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि किनारे पे होते हैं, सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं, और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो ठीक है, ये तालाब का ये वाला क्षेत्र होता है, तो खुला क्षेत्र होता है। ठीक है, पानी का सबसे ऊपरी और किनारे वाला भाग। तो ये ए और दोनों सही थे, और ए की सही व्याख्या करता था। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रवृत्त किया गया था? तो ये उस समय करंट का था, तो ये था ऑप्शन नंबर डी राइट, 3 मूर्ति भवन।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने सबसे पहले बताए थे। देखो एक क्वेश्चन हमने वहाँ पर सॉल्व करा था, एक क्वेश्चन फिर आया है, उससे पहले भी जो पिछली वीडियो थी उसमें भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका अच्छे से याद कर लेना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 13 है, SDG 13 जो है वो किससे संबंधित है? जीवन की भूमि पर जीवन से, क्लाइमेट एक्शन से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। और जो 14 जो है भूमि पर, जो 14 वाला जो है वो है लाइफ ऑन वाटर, तो जल से संबंधित है, ठीक है। और 15 वाला जो है लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन से संबंधित है। और 10 जो है असमानताओं में से कमी से संबंधित है, ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ए का जो है 3rd हो जाएगा और बी का 1st हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर आप वही ट्रिक अगर लगाना चाहें तो ट्रिक से देखो कितनी आसानी से कर सकते हैं इस वाले सवाल को। हम कुछ नहीं पता है, अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम 4 का 4 नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रिक से भी कर सकते हैं और बाकी नॉलेज के बेस पर भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण का मतलब है जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो एक दिन क्षरित हो जाएगा, एक दिन जिसका नष्ट हो जाएगा। और जो नष्ट नहीं होते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, कल भी बताया था मैंने, प्लास्टिक है, बोतल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम फॉइल ये नहीं होगा, प्लास्टिक के कप नहीं होंगे, कांच के बोतल नहीं होंगे। देखो प्लास्टिक, कांच ये नहीं होगा और एल्यूमिनियम भी नहीं होगा। ये कैन जो है एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकरण जो वो हो जाएगा ऊन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात होती है तो वो काम जो करती है वो संसद ही करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो था इनका कालानुक्रम लगाना था। जैसे मुदकी का युद्ध, तो जो मुदकी का युद्ध हुआ था वो 1845 में हुआ था, ये सिखों का युद्ध था, ठीक है। पोर्ट नोवा का युद्ध जो हुआ था ये जो है 1700 की सन में हुआ था, 1781 में हुआ था पोर्ट नोवा का। सकरखेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो 1724 में हुआ था। और बिदारा का युद्ध हुआ था वो 1759 में हुआ था। तो ये मुदकी का युद्ध होता हुआ सिखों और अंग्रेज़ों के बीच का युद्ध था। 1781 वाला जो युद्ध था, पोर्ट नोवा का युद्ध जो था, ये युद्ध जो था टीपू सुल्तान और जो टीपू सुल्तान वगैरह का युद्ध था, और जिसमें बाद में सालवाई की संधि भी हुई थी, ठीक है। और जो सकरखेड़ा का युद्ध जो था 1724 में था, ये भी अंग्रेज़ों का, ये तो दक्षिण भारत का युद्ध था। सकरखेड़ा का युद्ध जो ये निज़ाम का युद्ध था, ठीक है। और बिदारा का युद्ध जो था, ये सब बिदारा के युद्ध में डचों को पराजित करा था अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले आ जाएगा 1724, फिर 1724 के बाद 1759। तो पहले सकरखेड़ा का युद्ध, फिर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकरखेड़ा का युद्ध, फिर बिदारा का युद्ध, फिर पोर्ट नोवा का युद्ध, फिर मुदकी का युद्ध। अच्छा, ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर ट्रिक के बेस पर भी जाना चाहते हैं तो ट्रिक के बेस पर भी चले जाइए। सेकंड का सेकंड ये एलिमिनेट हो जाता, और बाकी आप जो है 50-50 में चले जाते हैं, ठीक है। बस एक ही एलिमिनेट कर पाते हैं यहाँ पे, सेकंड का सेकंड को, ठीक। नेक्स्ट 127, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जैसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो है 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को गोली मार दी थी नाथूराम गोडसे ने। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी हैं मैंने ये सारे जो है दिवस दे दिए हैं। बाकी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप जाकर वीडियो में देख लीजिए, सेपरेट वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसलिए कोई भी है तो डे बाई डे देख सकते हैं आप किसी भी मंथ की, ठीक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो रूर कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में स्थित है। और बाकी भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को, ठीक है। ये जो खनिजों से बहुत समृद्ध है, इसलिए इसे जो रूर कहते हैं। भारत का जो रूर जो कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष थे और उस समय के राज्य थे, मतलब उस समय चुनाव हुए थे 2022 में, एग्जाम से जस्ट पहले। तो वहाँ के जो अध्यक्ष चुने गए थे तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 139 का जो ऑप्शन था, 139 का ऑप्शन नंबर जो है बी राइट था। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, ठीक है। ये बहुत रेयर केस में मिलता है इस तरीके का, फिलहाल ये पूछ लिया था, ठीक। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946 या 23 अगस्त 1946। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट था, 24 अगस्त 1946, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक देश स्थलरुद्ध है? मतलब लैंड लॉक कंट्री है, मतलब चारों कोई भी सीमा जो उसकी पानी से नहीं मिलती है, ठीक है। लैंड लॉक है, कोई भी कंट्री जो है स्थलीय उसकी सीमा नहीं है, वैसी जो तटीय सीमा नहीं है, ठीक है। तो लैंड लॉक है, चारों तरफ से जो अन्य देशों से घिरी हुई है। तो इसमें बोलीविया था, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा विकल्प भी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलीविया, राजधानी इसकी लापाज, सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है। सुक्रे भी है, आजकल सुक्रे मानी जा रही है, ठीक है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? मतलब कार्बोरेटर कौन से इंजनों में पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं पेट्रोल इंजन में, ठीक है। पेट्रोल इंजन में आपने सुना होगा बाइक वगैरह में इसका कार्बोरेटर खराब हो गया, ये हो गया, तो पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो ये पेट्रोल इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है।
किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान जो है कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ये कहा था शाहजहाँ ने। ठीक है, तो 143 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 144 तो इसका भारतीय मजदूर संघ, तो इसका भारतीय मजदूर संघ जो था वो संबंधित थी भारतीय जनता पार्टी से। उसका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। फिर उसके बाद जो था सी का जो इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ट्रिक लगाना चाहें तो आप यहाँ पे 2 का 2 काट देंगे, 3 का 3, 3 का 3 और जो है 4 का 4, तो ऐसे तो सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अगर ट्रिक नहीं लगेगी तो वहाँ पर खुद ब खुद आपको हिंट मिल जाएगी, हाँ यहाँ पर ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 145 ओसाका ये जापान का क्षेत्र है, आपको पता ही है, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। डेट्रॉइट जो मोटर वाहन के लिए जाना जाता है। क्यूबा सिगार कई बार पूछा गया है। सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। तो ए का 3rd, बी का 4 और सी का 1st और डी का 4। यहाँ पर आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, जैसे 4 का 4 नहीं लेंगे और इसके अलावा यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी आप जो है यहाँ पर भी एक ही विकल्प एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 145 का ऑप्शन नंबर बी। 146 इसका भी कालानुक्रम लगाना था जिस तरीके से संविधान में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले संविधान में क्या दिया हुआ है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, फिर नागरिकता दी हुई है, फिर मौलिक कर्तव्य फिर जो दिए हुए हैं नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं और फिर मौलिक कर्तव्य, क्योंकि 51 के ए में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो पहला 1st, 3rd, फिर 4th, फिर 2nd, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 146 का ए। ठीक है, 147 जो 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी, तो उस समय के करंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता था। तो 147 का ए, ये ए और दोनों ठीक थे। जो जनरल सेंटेंस है बिल्कुल ठीक ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट पारिस्थितिकी निकेत। निकेत जो होता है पारिस्थितिकी में जो इकोसिस्टम में निकेत जो होता है वो होता है उसका जो पता बताता है, कार्यात्मक पता बताता है किसी भी जीव का, जो कार्यात्मक मतलब कार्यात्मक व्यवहार कि वो किस तरह की क्रियाएं करता है। ठीक है, कार्यात्मक पता के बारे में बताता है निकेत। ये उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका का सहन कर सकती है और वैसे पॉसिबिलिटी दर्शा रहा कर सकती है। तो ठीक है, तो ऑप्शन ये फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। हर एक इंसान का अपने, कोई भी जीव हो, कोई भी प्रजाति हो, उसके अपने अपने मतलब अपने कुछ व्यवहार होते हैं, अपने कुछ तरीके होते हैं, तो उसका अपना एक अलग स्थान होता है। ठीक है, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में। तो ये दोनों ठीक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 149 खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट संदर्भ 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो आप बताइए, लौह उत्पादक के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जाने जाते हैं। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 150 बार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक इसमें सही ढूंढना, तो इसमें था सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और आप ये भी बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप पर किस चीज़ पर चाहिए। बाकी इस सीरीज़ की अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए जय हिंद।